ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट मेटलर्जी? एनीवन कोई बोलना चाहेगा कुछ? एनीथिंग प्लीज से। कमेंट बॉक्स पे आ जाइए। साक्षी, सारा, only 10 students are there. Okay. Okay. So कोई कुछ नहीं बोलना चाहेगा? चलिए ठीक है, हम भी स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? तो कह सकते हैं कि मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। यस, मुझे सारे ने कुछ बोला। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अच्छा बोला सारा। कहा जाए तो मेटलर्जी क्या है? ये बहुत ही छोटी मोटी चीज नहीं है। इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का एक ब्रांच। आज की डेट में वी आर हैविंग वन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज मेटलर्जी। आपका एक ब्रांच हो गया है। सो ये छोटी मोटी चीज तो रह नहीं गई। अब ये है क्या? आईसी सिंह 10th डी क्या होता है? तो पलक भी आ गई है ना। एनी सिंह कौन है? आदित्य कुमार। ओके चलिए ठीक है, आदित्य कुमार। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर। यस, वेरी गुड। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर। पलक ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ ये कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ, यानी ये जो मेटलर्जी है वो छोटी मोटी चीज नहीं है, ये समझना। सबसे पहली चीज तो मेटलर्जी क्या है? इट इज जस्ट अ प्रोसेस। आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए मेटलर्जी क्या है? इट इज जस्ट अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सट्रैक्शन का। इसको एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज ऑफ मेटल। कहां से एक्सट्रैक्ट करना है? फ्रॉम देयर कोर। बस ये कहानी। सो मेटलर्जी क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। किसी भी मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, दैट इज सेड टू बी अ मेटलर्जी। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको हम डिफाइन करते हैं। So what are the main अभी प्रोसेस है? तो every process involve several steps are there. Obviously इसके भी बहुत सारे steps हैं। So हमको इसमें क्या पढ़ना है? We have to first that is know about, यहाँ पे हमें ये ores क्या चीज होते हैं? So ores are what? These are the sources of metals. क्या है ये? These are the sources of metal. मेटल्स या एलिमेंट्स के सोर्सेस होते हैं, किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं, सोर्सेस होते हैं, मे बी अ मेटल, नॉन मेटल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल। सो दीस आर द सोर्सेस ऑफ मेटल्स। चलिए ठीक है सर, ये सोर्स है। कैसा सोर्स होता है? एनीवन, कैसा सोर्स होता है ये मेटल? बोलिए 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 आराम से। बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। बहुत ही मेरा पसंदीदा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ लें। तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करिए। कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, या तो मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही है, या आप लोग जो रिप्लाई दे रहे हैं वो मेरे पास तक नहीं आ पा रहा है। कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ऑडियो वीडियो इज क्लियर ना? सबको क्लियर आ रहा है? चलिए ठीक है, सबको अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो इस लिंक को इस्तेमाल करें फॉर योर अटेंडेंस के लिए, ठीक है ना? चलिए तो फिर आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दे आर यूज इन अ डिफरेंट वेज। उनका यूजेस जो है हमारे लाइफ में, उसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें। लेकिन कब होगा? जब वो मेटल्स हमें मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ से? तो ऑब्वियसली दे विल वी विल गेट देम फ्रॉम आइदर वी आर हैविंग अ टू ऑप्शन,
किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का या पाने का दो तरीका होता है। मेटल्स जो है वो कैसे मिल सकते हैं, दे मे बी इन फ्री स्टेट और दे मे बी इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है ना, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं कि मेटल्स हमारे जो है तो फ्री स्टेट में मिलेंगे या कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। और फ्री स्टेट में ऑब्वियसली कौन से मिलेंगे, जो नॉर्मल मेटल्स होंगे, यानी इनएक्टिव होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे। गोल्ड है, ठीक है ना, प्लैटिनम है, इस तरह के जो होंगे वो आपको कहां लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। रेस्ट ऑफ देम विल गेट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट ओनली। ठीक है ना, वो सारे के सारे हमें क्या मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में भी हमें क्या फॉर्म में मिलेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जो भी चीजें मिलती है जो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी, दैट इज हमारा मेन हो जाएगा रॉक्स। रॉक्स आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनी मेटल्स। आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा था, नबीला मैम ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, उस फंक्शन में पढ़ाया होगा आप लोगों को कि दैट इज रॉक्स आर द क्या है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ दीज एलिमेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम ओनली रॉक्स ओनली। तो रॉक्स की भी एक कैटेगरी होती है, रॉक्स में आएंगे। रॉक्स जो है वो क्या है, एलिमेंट्स का भंडार है, क्लस्टर ऑफ एलिमेंट्स है, लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म रॉक। बहुत सारे रॉक्स मिले हुए हैं केमिकली जो हम लोग बात करें। इन रॉक्स में भी जो है सम ऑफ आर देम सेड टू बी मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं, सो मिनरल्स आर द रॉक्स। अब क्या रॉक से भी एनरिच्ड होकर आया तो क्या बना, मिनरल्स, इनसे एनरिच्ड फॉर्म है ये। ठीक है, रॉक्स का एनरिचमेंट हुआ तो आपका क्या बना हुआ, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, दीज आर द स्पेशल रॉक्स which contain any element in a maximum amount। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो है कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, हो सकता है वो एक हो सकता है वो दो हो, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी बात कर लेते हैं, अगर हम डोलोमाइट की बात करते हैं तो डोलोमाइट एक क्या है, मिनरल है, ऐसा मिनरल है जिसमें क्या है आपका मैग्नीशियम और आपका जो है कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, इन दोनों को ही मिला दिया जाए तो लगभग ये 80% केवल जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें आपका जो है वो डोलोमाइट। डोलोमाइट एक ऐसा रॉक है, रॉक ही है, जाओ पत्थर की तरह ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ये माइंस में से आपको इस तरह से रॉक्स मिलेंगे। तो ये रॉक को हम लोग रॉक नहीं बोल रहे, इसको हम लोग मिनरल बोल रहे हैं। क्यों मिनरल बोल रहे हैं, बिकॉज़ दिस रॉक कंटेन्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है ना, इसमें जो है कोई जो है या वन और टू एलिमेंट्स दे आर फाउंड इन अ मैक्सिमम अमाउंट, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी अ मिनरल्स। आपने पढ़ा होगा। लेकिन सारे मिनरल्स जो है वो हमारे लिए और बन जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं होता, यानी अब इनका भी एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। अब मिनरल्स में भी एक और क्लास आ गई, दैट इज ओर्स। तो हम ओर्स के लिए कहते हैं, याद रखिएगा, देखिए रॉक्स, और भी रॉक है, मिनरल भी रॉक है, और मिनरल भी है। तो ये कह सकते हैं ना, ये आप नीचे आ गए रॉक्स है, रॉक्स में से हमने कुछ क्लासिफाइड किया तो बना क्या मिनरल्स, मिनरल्स को भी क्लासिफाइड किया तो बना क्या ओर। और क्या चीज, पहले हम और तक पहुंचते हैं फिर उसके आगे कहानी पढ़ते हैं। तो ओर्स क्या होते हैं कि दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द मिनरल्स और रॉक्स कह सकते हैं सीधा, फ्रॉम वेयर we get any metal or non-metal, any element is so in a profitable amount। ये वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी होता है। क्लियर, जब हम किसी मिनरल से या किसी रॉक से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रॉफिटेबल यानी इकोनॉमिकली वर्ड जोड़ते हैं, ज्योग्राफी या सोशल साइंस के टीचर लोग जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब क्या होता है कि जो हमारे लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि अगर हमने इसको माइनिंग करने में, इसको एक्सट्रैक्ट करने में अगर हमने यहाँ पे 100 रुपीज खर्च किए हुए हैं तो एटलीस्ट हमें 110 या 120 या 130 रुपीज का उसमें से क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट मिलना चाहिए। अब पता चला कि हमने वहां से माइनिंग की, सब कुछ किया, उसमें से एलिमेंट हमने एक्सट्रैक्ट भी किया, हमारा जो पूरा जो कॉस्ट आया एक्सट्रैक्शन का वो कितना आया, 100 रुपीज आया। जब हमने उस एलिमेंट को सेल आउट किया तो हमको कितना मिला, 50 रुपीज मिला, टोटली लॉस। कौन करना चाहेगा ऐसा बिजनेस,
कोई नहीं करना चाहेगा। तो ओर्स और मिनरल्स में एक ही मेजर डिफरेंस है कि सारे मिनरल्स और इसलिए नहीं हो सकते कि वो जो है सारे मिनरल्स से हम लोग प्रॉफिटेबल अमाउंट में इकोनॉमिकली हम उसमें से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ऑल द मिनरल्स आर नॉट सेड टू बी ओर, दे आर नॉट टेकन एज अ ओर, ठीक है। उनको ओर के तरह ट्रीट नहीं करते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू दैट इज द मिनरल्स आर देयर फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ प्रॉफिटेबल अमाउंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है सारी चीजें? बॉयज एंड गर्ल्स कुछ तो बोलो। 14 स्टूडेंट्स हो? यस सर। पलक, साक्षी, चलिए ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया। ये है और का सही डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। व्हेन, अब होता क्या है कि जब और है, अब ये तो और की बात आ गई कि और हमारा ही हो जाएगा। अब और में दो चीजें होती हैं, एक अब हमारा टारगेट होगा कहाँ के डस्टर, यस, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ कैसे मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जो है मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स में से वो हमारे कुछ हमारे ओर्स कहलाते हैं। अब ओर में दो चीजें होती हैं, ओर में दो चीजें होती हैं, एक तो पर्टिकुलर वो एलिमेंट जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, प्लस होता है इम्प्यूरिटी, एंड दिस इम्प्यूरिटी आर सेड टू बी अ गैंग पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं उनको? गैंग पार्टिकल्स, या हमारी हिंदी भाषा में अखंड सर की भाषा में बोल सकते हैं गंगू भैया। क्या बोल सकते हो? गंगू भैया, ठीक है ना। ये क्या है? गैंग पार्टिकल्स होते हैं, गैंग्यू बोलते हैं, गैंग्यू बोलते हैं, पर हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं? गंगू भैया। तो गंगू भैया है हमारे लिए इम्प्यूरिटी। अब हमें करना क्या होता है कि ड्यूरिंग मेटलर्जी हम लोग कर क्या रहे हैं? ड्यूरिंग मेटलर्जी हम इस गंगू भैया को बाहर निकालें, बस यही करना है। क्योंकि हमारा उसमें से क्या है? एलिमेंट है जो हमारा टारगेट साइज है, इसके बाद क्या है हमारे लिए रेस्ट पार्ट, क्या हमारी इम्प्यूरिटी। वो रेस्ट पार्ट में क्या हो सकता है? कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है, कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है जिसको बहुत ही लेस अमाउंट में, वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं। हमारा मेन क्या, जैसे डोलोमाइट का हमने एग्जांपल लिया, डोलोमाइट जो है दैट कंटेन्स मैक्सिमम आपका क्या उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। 80% मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के अलावा जिसमें ऑक्साइड बचेगा, कार्बोनेट का पार्ट, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, सल्फर रहेगा, इंप्यूरिटीज रहेंगी, दीस आर टोटली यूजलेस फॉर अस। वो हमारे लिए क्या है? यूजलेस है, हमारे लिए क्या है? इंप्यूरिटीज है। तो दे आर सेड टू बी गैंग पार्टिकल्स। इस तरह से चलिए ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ ये चीजें। यानी दो चीजें होती हैं, और में आपका एलिमेंट होगा जो भी उनको एक्सटेंड करना है, इसके बाद हमारा क्या होगा? रेस्ट इंप्यूरिटी होगी, जिसको हम लोग बोलेगा गैंग पार्टिकल्स, या गंगू भैया अपनी भाषा में बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, और यहां तक आए हम लोग। अब आते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओर्स, टाइप्स ऑफ ओर्स भी होते हैं, ठीक है ना। यानी ये ओर्स जो मेनली होते हैं, हम टाइप्स ऑफ ओर्स की बात करते हैं, अगर ये और भी कई टाइप्स को, जैसे मेटल्स की, हम मेटल ओर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल ओर्स। तो पहला टाइप होता है आपका कार्बोनेट ओर, ठीक है ना। दूसरा टाइप होता है आपका सल्फाइड ओर, ठीक है ना। तीसरा पार्ट होता है आपका ऑक्साइड ओर, ठीक है ना। फोर्थ होते हैं आपके हैलाइड ओर। ऐसे करके मतलब होते तो और भी हैं, मेन जो हमारे होते हैं ना, ज्यादातर 95% जो हमारे ओर्स है ना, वो इस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। A few names of the ores are given in your book। आपकी बुक में जो है कई सारे नेम दिए होंगे। जैसे अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स होंगे, जैसे लाइक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का मेन ओर क्या है? इट इज बॉक्साइट। इसके अलावा मिलता है पैरोलाइट, लेकिन उसका मेन ओर क्या है? दैट इज बॉक्साइट, जो कि ऑक्साइड ओर, ठीक है ना। इसी तरह आप कॉपर की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे, Fe, ठीक है ना। आप जो है जिंक की बात करेंगे, ठीक है, कैल्शियम की बात करेंगे, इस तरह के बहुत सारे, आप मरकरी की बात कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे आपकी बुक में नेम्स दिए होंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ऐसा नहीं कि आयरन का मतलब जो है, आयरन का भी बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है ना। कॉपर का कॉपर क्लैंस मिलेगा आपको, ठीक है ना, कॉपर पाइराइट मिलेगा आपको। इस तरीके से बहुत सारे बुक्स में आपको नाम दिए होंगे। आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 2 नेम्स जो है
डिफरेंट मेटल, जो स्पेशली ये मेटल्स के नाम लिखे हैं, इनके जो है मेटल्स के एक एक दो जो है ओर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। सो और अभी नोट्स में आपको दे देंगे, उसमें पीडीएफ में, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो सारी चीजें, तो टाइप्स ऑफ ओर्स आपको मेन जो हमें पढ़ना है वो ये नेम्स तो आप याद करेंगे ही। तो हमारे जो है ये 4 मेन टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं ओर्स में से हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है किसको, दैट इज मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। इज दैट क्लियर? अभी अब होता क्या है कि जो मेनली हमारे जो है जो कन्वर्जन होता है वो इससे होता है। यानी हम क्या करते हैं कि अगर हमारा ओर जो है वो कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड ओर है, हैलाइड ओर है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड ओर एंड देन ओनली वी कैन कन्वर्ट देम इनटू दैट इज मेटल्स। हम किसी भी मेटल्स का जो है किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके ओर से कब कर सकते हैं, व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि क्या करना है, ऑक्सीजन रिमूव करना है और मेटल मिल गया हमें। तो हम क्या करते हैं, अदर फॉर्म में, अगर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और इट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज अ सल्फाइड और हैलाइड के फॉर्म में, देन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड एंड देन वी विल गेट। चलिए ये तो सारी चीज हो गई, टाइप्स ऑफ ओर कितने होते हैं, कार्बोनेट ओर होते हैं, तो आप हर टाइप का भी एक एक दो दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये और बाकी जो है आपको बुक में मिलेंगे, अभी सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, अब कौन से, अभी मैंने आपको बात की ना किस ओर को कैसे यानी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मिनरल हमारे पास बहुत सारे होंगे, लेकिन सारे मिनरल से हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम उन्हीं मिनरल से एक्सट्रैक्शन करेंगे जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट मिनरल, वो हमारे लिए टोटली क्या नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। चलिए, अब होता क्या है कि मेटलर्जी इज बेसिकली ऑफ 4 स्टेप्स। जो है मेटलर्जी की जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है मेटलर्जी का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसी को हम लोग एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं, या इसी को कुछ बुक्स में लिखा जाता है ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी ये जो पहला स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं, पहला स्टेप, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इस स्टेप के अंदर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। आपकी बुक्स में ऐसे कोई भी प्रोसेस का नाम नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है इस तरह के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं मैं उनको आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग, हम लोग इसी में पढ़ेंगे अभी मैग्नेटिक सेपरेशन, हम लोग इसी में पढ़ेंगे अभी फ्रॉथ रोटेशन, हम लोग इसी में पढ़ेंगे अभी लीचिंग प्रोसेस, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, लेकिन ये बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 स्टेप्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपकी बुक में शायद उतना नहीं दिया हुआ है मेरे ख्याल से, है ना, तो नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, पढ़ तो लेंगे ही, थोड़ा बहुत हम आपको पढ़ाएंगे, आप उसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो सारे जो मेन स्टेप्स है 4 स्टेप्स, ये जो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं दैट इज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसके बाद, अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि मेटलर्जी क्या है और मेटलर्जी के 4 स्टेप्स कौन से। मेटलर्जी का जो सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दैट इज, आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूं। सेकंड जो स्टेप होता है, वंस योर मेटल इज ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड, एक बार आपका ओर कॉन्सेंट्रेट हो गया, कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या होता है कि दैट इज फिजिकली इफ इट इज पॉसिबल टू रिमूव द इंप्यूरिटीज, व्हाटएवर द इंप्यूरिटीज, जो सॉलिड इंप्यूरिटीज होती है, फिजिकल इंप्यूरिटीज होती हैं, उनको अगर पॉसिबल हो और उनको हम लोग रिमूव कर दें, दिस मेथड इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। जैसे आप पार्टी में जाने से पहले आप अपने आप को रेडी करते हैं ना, ऐसे तो नहीं सो के उठ रहे थे और अचानक उठे और मम्मी चल रहे हमें पार्टी में चलना, कोई पार्टी में आपको लेके नहीं जाएगा। मम्मी क्या बोलती है, पहले जाओ मुंह धो नहाओ धो, उसके बाद पहले इंसान बन जाओ, उसके बाद फिर चलो। तो फिर हम लोग क्या करते जाते हैं है ना, पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है बढ़िया डीओ पूरा मारेंगे, उसके बाद जो है अपने आप को थोड़ा ड्रेसअप करेंगे, टाई लगाएंगे, फिर आ जाए मम्मी नाउ आई एम रेडी, बोले हाँ ठीक है चलो अब नाउ रेडी। तो ये ड्रेसिंग और इसी तरीके से और को पहले हम रिडक्शन के लिए लेकर जाएं, प्रोसेस के लिए लेके जाएं, उससे पहले फिजिकली व्हाटएवर इट इज पॉसिबल टू रिमूव द फिजिकल इंप्योरिटीज दैट वी हैव टू रिमूव, ठीक है ना। और उसके लिए हम लोग जो है वेरियस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कि वंस योर ओर इज एनरिच्ड, ठीक है ना, एक बार एनरिच हो गया, एक बार जो है कॉन्सेंट्रेट हो गया, देन हम लोग क्या करते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इफ दे आर नॉट अ ऑक्साइड ओर, ठीक है ना। यानी सेकंड स्टेप में क्या होता है, कन्वर्ट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अगर वो ऑक्साइड ओर है देन नो नीड, अगर वो ऑक्साइड ओर नहीं है तो हमारा जो है सेकेंड स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू मेटल ऑक्साइड, देन ओनली वी कैन परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, जैसे कन्वर्जन ऑफ मेटल्स ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। और को हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, मेटल इनटू क्या करना है ना, मेटल ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, दो प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, हमने रोस्टेड चिकन खाया होगा तो रोस्टिंग करेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे इसमें, दैट इज कैल्सिनेशन करेंगे। So these are the two processes that are involved in this step. तो सेकंड स्टेप में हम लोग जो है दो मेथड को पढ़ेंगे, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वंस योर मेटल ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज रिडक्शन। हमारा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू, रिडक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। इज दैट क्लियर? सो रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसी को इसमें रिडक्शन में भी जो है बहुत सारे प्रोसेस, अब रिडक्शन में भी होता है हीट अलोन मेथड, पढ़ना है। अब आप ये सारी चीजें ना पढ़नी है, वन बाय वन पढ़नी है, आपकी बुक में दिया हो या ना दिया हो बट आपको पढ़नी है, ठीक है। रिडक्शन by using metal like aluminium, sodium, etc. Reduction by using carbon, दिख रहा है कि नहीं ये वाला पार्ट, then reduction by electricity, यानी रिडक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, फोर मेथड्स पढ़ेंगे, बाय हीट अलोन मेथड, बाय यूजिंग एनी मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और डायरेक्टली दैट इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये चार मेथड्स होंगे जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन के बारे में, कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स बाय, तो वी आर हैविंग अ फोर मेथड फॉर कन्वर्टिंग एनी मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास फोर स्टेप्स हमें वो पढ़ने। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, अब मेटलर्जी में आखिरी क्या बचता है, फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप ये होता है, ठीक है, कि आपने बोला कि सर आपको मेटल मिल गया, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग क्यों लगा रहे हैं, रिडक्शन भी कर लिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया,
है ना। तो जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कैसे होता है, यानी हो सकता है कि जो हमें मेटल मिल रहा है दैट मेटल इज नॉट 100% प्योर, तो हमारा जो है 100% प्योर नहीं होता। देयर आर फ्यू रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वहां पर हम 0.001% की इम्प्योरिटी को भी टॉलरेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए वहां पे 100% प्योर सब्सटेंस चाहिए। सो हाउ वी आर गोइंग, तो हमें क्या मिलता है जब यहाँ पे मेटल हम एक्सपेक्ट करते हैं वी आर नॉट श्योर कि दैट दे आर 100% प्योर। इट मे कम दे कंटेन 1% impurity, it may contain 2% impurity, there will be a possibility that they may contain impurities, like when we extract that is iron from iron oxide, that is from the hematite or magnetite some extract करते हैं, so that is also it contains 99% only iron, है ना, 1% impurity will be there। so वो जो 1% इम्प्योरिटी है वो उसकी क्या करती है, उसको बहुत सारी इसमें कमियां ला देती है। तो उस कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू नाउ मेक देम कन्वर्ट देम इनटू 100% प्योर दैट इज सब्सटेंस। तो कैसे उसका प्यूरिफिकेशन करना है, कैसे उसका एनरिचमेंट करना है, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दैट इज अ रिफाइनिंग। और इस रिफाइनिंग में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, दैट इज रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोलिसिस विल बी देयर, ठीक है ना, यानी रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैन आर्किल मेथड, जोन रिफाइनिंग पढ़ेंगे, ये सब हालांकि आपके भी कोर्स में ये सब हट गया है, ठीक है ना। तो रिफाइनिंग रहेगा आपका। और ओके, सो क्योंकि ये रिफाइनिंग वाला पार्ट आपकी बुक सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी अब कुछ ऐसे ही मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी, तो उसमें मेन हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का पढ़ेंगे। बाकी ये वैन आर्किल जोन रिफाइनिंग जो है ये वो स्टैंडर्ड पे है, तो आप बोलेंगे तो पढ़ा देंगे, नहीं बोलेंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। सो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पढ़ा दें ये सारी। नाउ दिस इज योर मेटलर्जी, ये है मेटलर्जी। सो अगर आपसे कोई पूछता है क्या है मेटलर्जी, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू स्पीक व्हाट इज एक्चुअली अ मेटलर्जी, ठीक है ना। मेटलर्जी क्या है शायद आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेटलर्जी इज व्हाट, इन आवर सेंस मेटलर्जी इज अ प्रोसेस from where we can क्या करते हैं, we can extract metals from their ores, ठीक है ना। there several steps are involved in metallurgy, where the first one that is the concentration of ore, second conversion of ores into metal oxide, then third reduction will be there, and fourth that is the refining। these are the four methods, four steps which are involved in metallurgy, और पूरा का पूरा metallurgy जो है मिनी फोर स्टेप्स के पीछे रन आउट कर रहा होता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे हमारा पहला और इंपॉर्टेंट देखते हैं, इट इज कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। कुछ समझ में आया, ये सब ऊपर से बाउंस कर गया, यस एनीवन। ऐश्वर्या पांडे को कुछ भी नहीं है, चलिए ठीक है। ऐश्वर्या एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, शायद कोशिश करिएगा समझने की, अभी समझने का। अभी तो हमने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि हम इस मेटलर्जी में पढ़ने क्या वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश की मेटलर्जी है क्या चीज। मेटलर्जी जस्ट ओनली अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व फोर स्टेप्स, बस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये चार स्टेप परफॉर्म करते हैं। ये चार स्टेप्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए, जस्ट ओनली दैट मच, इसके अलावा कुछ। अब क्या है वो पढ़ने वाला है ना। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज अ कह सकते हैं एकदम डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्राइब करेंगे एक चीज को क्या चीज होता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, दैट इज अ प्रोसेस और स्टेप, ठीक है ना, मेथड ऑफ रिमूवल
of physical impurities by physical methods। अभी इसमें केमिकल मेथड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कह सकते हो बस नहीं है, क्या ज्यादा लंबा करनी नहीं करना है ना। दैट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटीज, जो हमें फिजिकली है, मड है, हो सकता है। देखिए मैडम, ये 4 स्टेप नहीं होंगे तो मेटलर्जी होगी कि नहीं होगी, है ना। मेटलर्जी तो सिंपल भाषा में यही है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब आप गए गोल्ड माइन में, आपने एक पत्थर को उठाया, सर ये गोल्ड है, आप बोलेंगे सर ये पत्थर है। मैंने कहा बेटा आओ लेकर आओ इसे, हैमर मारा, उसको पानी में डाला, वॉश किया, जितनी उसके मिट्टी लगी थी धुल के, उसके बाद पता चला इतना बड़ा गोल्ड का पीस आर्या के हाथ में। चारों स्टेप्स नहीं लगे इसमें, कोई भी मेटलर्जी का स्टेप इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट द प्योर गोल्ड इन योर हैंड। आप बोलोगे सर ये मेटलर्जी है, अब इसको क्या बोलेंगे, मेटलर्जी है। सो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना आर्या, कि जो हमें फ्री स्टेट में मिल गया उसमें तो मेटलर्जी का इन्वॉल्व ही नहीं हुई, कोई मेथड इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो मेटलर्जी क्या है, इट इज स्टडी ऑफ द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल्स, यानी वो उन मेथड्स को पढ़ना जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली मेटल्स को या एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेटल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इकोनॉमिकली। एंड उन मेथड्स की जहां पे स्टडी होती है, क्या आपको लगता है कि जिस मेथड को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड आपको किसी और मतलब आपके जो है 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में से किसी एक वेद में लिखा हुआ था क्या? अरे कोई तो ऐसा होगा जिसने इस स्टेप को डिस्कवर किया होगा कि हाउ वी कैन एक्सेप्ट दिस वन, या इसमें और कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम लोग ये पा सकते हैं। तो नाउ इट बिकम्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। पहले इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस था, ये पहले इंजीनियरिंग के केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ करता था मेटलर्जी। आज इसका एरिया इतना वाइड हो चुका है कि इसको केमिकल इंजीनियरिंग से हटाकर एक अलग इंजीनियरिंग का ब्रांच कर दिया गया है, ब्रांच ऑफ मेटलर्जी। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा इंजीनियरिंग का ब्रांच बना है तो छोटा मोटा तो पार्ट नहीं होगा ना, ये एक्सट्रैक्शन छोटी सी चीज नहीं होगी, है ना। बहुत सारे स्टेप्स, इसके पीछे इतना सारा केमिस्ट्री फिजिक्स लगता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो बहुत ही सिंपल से स्टेप पे लिख देते हैं कि सर हाँ ये ऐसे एक्सट्रैक्ट हो गया, पता चला उसके वो एक्सट्रैक्ट करने की लिए मोटी मोटी 5-6 किताबें होंगी जिसमें इतनी सारी चीजें होंगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ वो मेथड पढ़ रहे हैं जो हमने लोगों ने यूज किए हुए हैं, हम यूज्ड मेथड को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप उस मेथड को नहीं पढ़ रहे हो कि जो उसके पीछे की केमिस्ट्री उसके पीछे रन कर रही है, उसको तो हम यहाँ पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है ना। हमें कैसे पता कि इतना ही टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट होगा, हमें कैसे पता कि इतना ही कार्बन इसमें देना पड़ेगा, हमें कैसे पता चला इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, हमें कैसे पता चला कि इतना ही कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली? पहले हमने इसकी बहुत सारी डीप स्टडी की होगी, ओर्स की स्टडी की होगी। अब आप मेटलर्जी में भी जाएंगे तो इसके बहुत सारे ब्रांच बढ़ेंगे, स्टडी ऑफ ओर्स हो जाएगा, स्टडी ऑफ देयर एंथैल्पी हो जाएगी, यानी सब उनकी चीजों पर तब जाके कंबाइंड स्टडी के बाद 4 साल 5 साल में जाके मेटलर्जी का जो डिग्री मिलता है ऐसे नहीं मिलता है बेटा, बहुत पढ़ना पड़ता तब मिलता है। हम लोग तो बहुत ही कंसाइज पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटीज, है ना। तो चलिए इवन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ऑफर्ड, बिल्कुल बिल्कुल मेटलर्जी में इंजीनियरिंग करिए, बहुत मजा आता है। इंडिया में 2 ही 3 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मेटलर्जी में इंजीनियरिंग कराते हैं। अब आते हैं टॉपिक। सबसे पहला मेथड होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेटल ओर को लेते हैं,
और उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बंकर सूत्र इसमें क्या करते हैं, क्रश ओर डालते हैं। क्लियर। उस क्रस्ट ओर को हम लोग क्या करते हैं, हमें वाटर की सप्लाई नहीं है, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। यहाँ मिक्स कर देंगे, वाटर डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने के बाद जो हमारा ये जो प्रोसेस है वो ऐसा एक इस तरीके से, इस तरीके को मतलब बना होता है। ये आप जाएंगे इंडस्ट्रीज में तो ऐसा बना हुआ मिलेगा आपको, बस अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर हमने क्या किया, क्रस्ट ओर को वाटर के साथ मिक्स किया एंड वी विल अलाउ देम टू फ्लो फ्रॉम हियर एंड वी आर हैविंग अ सेवरल बैरिकेड्स। यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स होते हैं, स्टॉपर्स होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से होकर वो फ्लो करते हुए ऐसे आता है, फ्लो करते हुए यहाँ पे आके स्टोर होता है। समझ में आ गया? प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन हर प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल रन करता है, ठीक है ना। आखिर हमने ऐसा ही क्यों किया? आप बोलते हैं ना मेटलर्जी में क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जी में ही पढ़ेंगे ऐसा ही क्यों किया, किया तो किया पर ऐसा ही क्यों किया। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। किसकी डेंसिटी में? जो आपका ओर है और जो आपके गंगू भैया हैं उनके डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। इंप्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट एंड और मेन ओर जो है वो और उसके अंदर जो फिजिकल इंप्योरिटीज हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए देयर डेंसिटी। मे बी दैट योर मेटल ओर जो है वो हैवियर हो और हो सकता है आपका जो है वो गैंग पार्टिकल्स क्या है वो आपके लाइटर हो, या हो सकता है उल्टा हो जाए। जब ऐसा होता है then in that case we are going to use this method for the extraction and the removal of these impurities, physical impurities. So what is the principle behind is that there is a difference in their densities, ठीक है ना। यानी जो हम लेने वाले हैं उसमें और जो impurity है उसके बीच में उनके जो densities है उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। one should be heavier and another should be a lighter one. Is that clear? समझ में आया? प्रिंसिपल समझ में आया सभी को कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग करने के पीछे जो हमारा रीजन क्या है, दैट इज कि आप उसको क्या करोगे, अगर उन दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस है तो अगर ऐसे ओर को जब हम वाटर में मिक्स करके एंड लेट देम फ्लो फ्रॉम हियर, जब उसको फ्लो करने के लिए छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फ्रॉम द बॉटम साइड। वो कहां चलते हैं, बॉटम साइड चलते हैं। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो यानी वाटर का जो स्ट्रीम होता है उसके बॉटम में क्या होंगे, दैट इज द हैवियर पार्टिकल्स विल बी देयर, और जिसका टॉप लेयर होगा वो किससे बना होगा, लाइटर पार्टिकल्स विल बी देयर, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो जो हैवियर पार्टिकल्स यहां से फ्लो करेंगे दे विल स्टॉप हियर, वो इस स्टॉपर्स में क्या हो जाएंगे, रुकते जाएंगे, ठीक है ना। एंड यू विल कलेक्ट देम फ्रॉम हियर, और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स होंगे दे विल फ्लो फ्रॉम, चलिए ना, वो आपके वहां से फ्लो करते हुए आएंगे एंड दे विल बी कलेक्टेड। कहानी करो, समझ में आया? व्हाट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना। सो हाइड्रोलिक वॉशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर। कैसे बोलेंगे इसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर इन व्हिच द ओर and the metal ore and the impurities are having a difference in their densities, ठीक है ना। आप इसको लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि in this process we are using a sloping earth, है ना, and this crushed metal ore mixed with water and they will allow to flow from here, flow करेंगे, then we are having this sloping earth is having a several stoppers will be there। जब वहां पे stoppers होंगे they will allow to flow when they are the heavier particles will be stopped in these barricades, ठीक है ना, and the lighter particles will flow with the water and we can now separate impurities and metal ore. Is that clear? समझ में आया कुछ ऐश्वर्या पांडे जी?
चलिए आदित्य को समझ में आया, एनीवन एल्स जिसको समझ में आया? आदर्श श्रीवास्तव को समझ में आया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ये था हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, आर्या को नहीं आया? आर्या क्यों नहीं आया आपको? कुछ नहीं था आर्या इसमें। आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा, आपने कभी वो देखा है विनोइंग प्रोसेस पढ़ा था क्लास 7 में, मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा विनोइंग प्रोसेस। विनोइंग प्रोसेस में बेटा क्या करते हैं? क्योंकि गिरा रहे पीछे से हवा आ रही, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे गिर जाते हैं। ऐसे ही होता है, ये भी तो वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे हवा थी, यहाँ पे पानी है। पानी की भी वही कहानी है, अपने साथ लेकर बह जाएगा, लेकिन किसको बह जाएगा? जो हल्के पार्टिकल्स है वो बहुत दूर तक चले जाएंगे, जो भारी पार्टिकल्स है कुछ दूर में ही रुक जाएंगे। ये तो यहां पर हो रहा है। नाउ इट इज क्लियर ना? यही कॉन्सेप्ट हमने इसके पीछे यूज किया हुआ। ठीक, चलिए ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। आगे बढ़ो। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन? ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन सबने पढ़ा हुआ है ना सर? इट इज separating two substances, one of them is magnetic, another one is non-magnetic. Yes, obviously here the principle is, यहाँ का principle क्या है? ठीक है, on which concept it is based? So base is that, इसका base क्या है? That is magnetic and non-magnetic properties. If we are having a ore which contains the impurities which are non-magnetic and the metal ore which is magnetic, then we can apply this method for the separation. ठीक है ना? वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए, गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल होगा, दैट इज क्या? डिफरेंस इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? ठीक है, तो यहां पे जो लॉजिक है वो क्या है? दैट इज डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब कैसे होता है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। ठीक है, तो रियल वाला मैग्नेटिक सर्किट होना कि बस ऐसी फोटो आ, ठीक है ना? इस तरीके का कुछ आप सोच रहे हैं सर ये क्या बना रहे हैं? एक्चुअली फ्रॉम वेयर वी आर पुटिंग दिस, हम यहां से हम क्या करेंगे? अगेन वी आर हैविंग अ क्रस्ट ओर, हमेशा क्या डालेंगे? क्रस्ट ओर। ठीक है, क्रस्ट ओर को जब यहां से हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, देन ओर विल मूव, यहां से ओर से बेल्ट के साथ जो जाएंगे। दीज आर, ये क्या कन्वेयर बेल्ट है, और यहां से जैसे ही और यहां पे पहुंचेगा तो हमने देखा इस पुली पे, इसके पास पुलीज है, दो पुली लगी हुई है, पुली 1 पुली 2। एक पुली जो है वो क्या करेगा? मैग्नेट कंटेन करेगा, तो मैग्नेट कंटेन करेगा। ठीक है, सो अब आपका क्या होगा? यहां पे कि मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या रहेंगे? चिपक जाएंगे। जो मैग्नेटिक होगा वो चिपक जाएगा, और जो मैग्नेटिक नहीं होगा वो नहीं चिपकेगा। वो क्या होगा? वो यही वैसे। और जो मैग्नेटिक होगा वो मैग्नेट के साथ थोड़ी दूर तक जाएगा, जो मैग्नेट का इफेक्ट खत्म होगा वो यहां पे होगा। अंडरस्टैंड? बस आ गया। अब हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर?
इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मैग्नेटिक सेपरेटर है। ऐसा मैग्नेटिक सेपरेटर इंडस्ट्री में नहीं होता। इंडस्ट्री वाला मैग्नेटिक सेपरेटर 2 दिन लगेगा आपको उसको अंडरस्टैंड करने में कि सर ये काम कैसे करता है। सर हमको तो ये समझ में नहीं आया, पता नहीं सर इसमें इतने सारे 3-4 कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं, सर कैसे होते हैं, वहां पे गिरता है, ये तो समझ में आ रहा है। अब जैसे आप बोल सकते हैं ना कि सर ठीक है यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक गिर गया, यहाँ पे मैग्नेटिक गिर गया, सर उठाते समय फिर से मिक्स हो गया तो फोटो में देख के तो लगता है ना कि उठाते समय तो मिक्स हो सकता है कि नहीं। लेकिन उसके लिए भी वहां पर होते हैं, इसमें भी बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट्स लगे होते हैं। एक बेल्ट जो है वो इस तरीके से होगा, अंदर जा रहा होगा, एक बेल्ट यहाँ पे ठीक लगा होगा, अब जो चीजें यहाँ पे गिर रही होंगी, ठीक है ना, ये बेल्ट इधर मूव कर रहा होगा, पूरा मटेरियल दिया जाएगा, इस साइड चला जाएगा, यहाँ से कन्वेयर बेल्ट लगा होगा, इस मटेरियल को कर देगा, ये इम्प्यूरिटीज वो यहाँ गिरेगी, वो इधर चली जाएंगी। खतरनाक प्रोसेस होता है ना, इंडस्ट्रीज का प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है। सो हमें खैर उसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं करना है, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि हमारे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज, यानी नॉन मैग्नेटिक जो 10 particles होते हैं, they can be removed by using this method. Is that clear? चलिए टाइम बहुत हो गया है, अब नेक्स्ट का पार्ट कल पढ़ते हैं। देख रहा हूँ सारे बच्चे जा भी चुके हैं, है ना, 9 बच्चे बचे हुए, पढ़ाने में मजा तो आता नहीं है।